नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे भाई और बहनों को हैप्पी क्रिसमस डे। आज इस क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है CFT। और CFT जो आपके सिलेबस में है वो CFT है ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए। तो इन दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर हम विचार करेंगे CFT क्या है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए स्टार्ट करते हैं। CFT का पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आखिर CFT है क्या? तो चलिए CFT के बारे में देखिए। हमने कुछ आपको मैटर यहाँ लिख दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है क्योंकि हर किताबों में अलग अलग लिखा है। आपको हम सभी का निचोड़ आपको लिख दिए हैं। तो देखिए पहला क्या है, CFT क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, कौन क्या है। इस सिद्धांत को 1929 में H. बेथे ने दिया था, पहली बात। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, इस सिद्धांत को सेंट्रल मेटल एटम व लिगेंड के मध्य आबंधन के लिए दिया गया है। तीसरा क्या है, CFT के अनुसार जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के संपर्क में आता है तो सेंट्रल मेटल एटम के समान ऊर्जा वाले जो d ऑर्बिटल्स हैं अर्थात समभ्रंश कक्षक हैं अर्थात डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, वो असमान ऊर्जा वाले d ऑर्बिटल्स में बिखर जाते हैं अर्थात दो समूहों में बढ़ जाते हैं अर्थात उनका विपाटन होता है। और इसी को हम स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विपाटन। अगला क्या है, दोनों समूहों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, जैसे एक समूह ऊपर गए एक समूह नीचे, तो दो समूहों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको कहते हैं हम क्या कहते, कितना होता है, 10dq होता है, जिसे डेल्टा से दर्शाते हैं। डेल्टा का मतलब होता है CFSE। CFSE का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और अगर डेल्टा O लिखा है तो इसका मतलब है CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, और अगर डेल्टा T लिखा है तो CFSE फॉर टेट्राहेड्रल। और हमको इन्हीं दोनों के विषय में CFT की जानकारी देना है। तो ये रही CFT के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अब आखिर CFT की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। CFT की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो देखिए जो BBT थी आपको पढ़ाया गया है वो बहुत सी परिकल्पनाओं को बताती है, बहुत से असम्पशन को बताती है कि इसमें यह ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अगर ज़्यादा कल्पनाएं हैं तो वो भी साइंस नहीं मानी जाती है, कि वो साइंस की नज़र से गलत हो जाता है। और ये CFT है बहुत कम परिकल्पनाओं को देती है, डायरेक्ट जवाब देती है। दूसरी बात क्या है, BBT कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रंग नहीं बताती। जो आपने BBT पढ़ा वो कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रंग नहीं बताती है कि हरा है कि पीला है कि बैंगनी है, क्या ये चीज़ नहीं बताती है। ठीक है, सिर्फ ये बताती है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं है अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वह रंगीन होगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं सभी ऑर्बिटल पर, तो वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रंगहीन होता है अर्थात उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन यह BBT नहीं बताती है कि उसका रंग हरा पीला नीला है, केवल रंगहीन और रंगीन की बात करता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। BBT क्या बताती है, कमजोर लिगेंड और प्रबल लिगेंड को स्पष्ट नहीं करती। मतलब सिर्फ ये कहती है कि CO, CN, NH3 ये सब प्रबल लिगेंड है, बाकी जितने हैं आपके क्या हैं, कमजोर लिगेंड है। यह स्पष्ट नहीं करती कि आखिर CO या NH3 या साइनाइड या आखिर प्रबल लिगेंड कैसे हो गए। सिर्फ बता दिया है कि ये प्रबल लिगेंड है और यह आपका क्या है, कमजोर लिगेंड है या औसत लिगेंड है, कुछ भी बताया गया। फिर इसने क्या कहा है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, BBT कहती है कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगा। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या हो जाए, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। पर यह कैसे बना यह स्पष्ट नहीं करती है। इन सभी कारणों से CFT की हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, अब देखिए CFT की सीमाएं क्या है। आखिर अगर CFT की सीमाएं हैं तो कुछ तक होगी, उसकी विचाराएं होगी, कुछ धारणाएं होगी, कुछ अवधारणाएं होगी, तब तो यह लागू हुआ। तो चलिए देखिए क्या है CFT की सीमाएं क्या है। CFT की सीमाएं पॉइंट ए, लिगेंड व सेंट्रल मेटल एटम शुद्ध आयनिक होते हैं। CFT कहती है कि जो लिगेंड है और जो सेंट्रल मेटल एटम है ये शुद्ध आयन होते हैं और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बंध होता है और आयनिक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर, चलिए
आगे क्या है, लिगेंड व सेंटर मेटल के बीच कोई भी आणविक, लिगेंड व सेंटर मेटल के बीच कोई भी सहसंयोजक बंध नहीं बनता है। यहाँ थोड़ा सा मिस है, यहाँ थोड़ा देखिएगा, कोई भी आपस में कोई भी सहसंयोजक, यहाँ गलत, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। उपसहसंयोजक बंध नहीं बनता है, अर्थात आयनिक बंध बनता है, ये आपकी CFT बताती है। अगला पॉइंट क्या है, सेंटर मेटल एटम व लिगेंड पॉइंट चार्ज होते हैं, मतलब ये बिंदु आवेश होते हैं। बिंदु आवेश कैसे होगी, जैसे यहाँ पर कोई मेटल है, यहाँ पर लिगेंड, तो लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इस पर प्लस आएगा, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए माइनस आवेश होगा, इसलिए आंशिक माइनस आंशिक प्लस, अर्थात ये दोनों आपके बिंदु आवेश है, और इन्हीं बिंदु आवेशों के कारण इसमें क्या होता है, आयन हो गए, अर्थात आयनिक बंध बनता है। अगला पॉइंट क्या है, यह सहसंयोजक प्रकृति की व्याख्या नहीं करते, कहता है सहसंयोजक बंध बनता ही नहीं, यह केवल d ऑर्बिटल की विपाटन की बात करता है। जो आपकी CFT है यह केवल d ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग की बात करती है, कि जो d ऑर्बिटल है, 5 d ऑर्बिटल होते थे, अभी बताते हैं इसके बाद, कि जो 5 d ऑर्बिटल होते वो आपस में बिखर जाते हैं, केवल d ऑर्बिटल की विपाटन की बात करती है, s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल की बात नहीं करती है। चौथा क्या है, यह मैग्नेटिक मोमेंट का शुद्ध मान देती, प्योर मैग्नेटिक मोमेंट का बिल्कुल शुद्ध मान देती, कौन, CFT। यह हाइब्रिडाइजेशन की सूचना नहीं देता, हाँ यहाँ एक कमजोरी है, यह हाइब्रिडाइजेशन की सूचना नहीं देता। और यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट है, सेंटर मेटल एटम व लिगेंड की पारस्परिक क्रिया की अन्योन स्थिर वैद्युत प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए पर होता है, यह भी इस पर विचार करती है। तो ये रही आपकी CFT संबंधित कुछ तथ्य, CFT की जरूरत क्यों पड़ी, और ये CFT की सीमाएं क्या है, इतना लिख दिया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब देखिए कुछ हम आपको विशेष जानकारियां देना चाहते हैं। इसके पहले आपको हमने बता चुके हैं, 11 में भी बताया गया, कक्षा 12 में भी बताया गया है, पर अगर 11 में आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा तो आप इसको देख लीजिए। सेफ, अगर ऑक्टाहेड्रल केसेस में देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल केसेस में अगर हम देखते हैं तो 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका D2sp3, एक ये हो गया, और एक होता है आपका sp3d2, ये 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखिए अगर D पहले है तो इसका मतलब है कि अंदर वाले d ऑर्बिटल से भाग ले रहे हैं, और इस प्रकार जो अंदर वाले d ऑर्बिटल से भाग ले रहे हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंदर वाले d ऑर्बिटल से भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होगा, इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, अब देखिए अगर sp3d2 संकरण है, अगर sp3d2 संकरण है तो इसका मतलब आने वाले यानी आगे वाले d ऑर्बिटल से भाग ले रहे हैं। तो अब ऐसा फिर क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कहलाएगा, अरे आने वाले आगे वाले हैं, बाहर वाले, तो यहां पर हो जाएगा आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपका हो गया इनर एंड आउटर हो गया। अब इसका उदाहरण क्या है, इसमें इन दोनों में कौन कौन से d ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो 2 ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। पहला क्या है आपका dx2, और थोड़ा बड़ा लिख दो नहीं तो फिर आप कहेंगे क्या लिखेंगे सर जी, ये तो खुद ही स्पष्ट समझ में आता है कि नहीं, dx2 - y2, ठीक है। और एक भाग लेता है dz2, और इसका जो एग्जाम्पल होता है SF6 होता है, ठीक है। ये हुआ ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। तीसरी बात आपको एक और बात, चूंकि हमको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात की जा रही है, इसलिए हम टेट्राहेड्रल लिख लें, टेट्राहेड्रल लिख लें ज्यादा बेटर रहेगा। तो टेट्राहेड्रल में देखिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है भैया,
टेट्राहेड्रल में तो डी ऑर्बिटल्स नहीं रहते नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स भाग नहीं ले रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर sp3 संकरण है, sp3 संकरण है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल तो भाग लेंगे ही नहीं, ऐसे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuCl4, CuCl4, यहाँ ब्रैकेट में माइनस माइनस लगा दीजिए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। टेट्रा क्लोरिडो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कापर है, कापर लिख करके आयन लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कापर है तो क्या आप सेंट्रल मेटल एटम को क्या कहते हैं ये आप जानिए। चलिए आगे देखते हैं, नहीं आता तो हम बता दें, कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं आता है। आगे देखिए, एक और हम इसी में लिख दे रहे हैं, फिर जहां जरूरत पड़ेगी उसको देखा जाएगा। स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर में क्या होता है, स्क्वायर प्लानर में क्या भाग लेता है, जो आपका संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है आपका DsP2, DsP2, ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हो गया। और इसमें जो भाग लेता है डी ऑर्बिटल वो होता है dx² माइनस y², और इसका एग्जाम्पल जो आपका है PtCl4 है, क्या है, PtCl4। ये आपके कुछ आपकी ज्यामितियां हो गई, ठीक है। तो चलिए अब हम बताने जा रहे हैं आपको CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस में दो ही चीज आपके पास दिया गया है। NCERT ने कक्षा 12 वालों के लिए सिर्फ CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड CFT फॉर टेट्राहेड्रल आपको दे रखा है, इसमें दोनों को हम समझाएंगे और बहुत अच्छे समझाएंगे, आप दूसरी किताबों को देखना भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप पढ़ रहे हैं RC सिंह चैनल से, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं फिर आप जानिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम सिखाने जा रहे हैं CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल। चलिए पहला केस हम आपको दिखाते हैं, ऑक्टाहेड्रल, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ध्यान ये रखना आपको कि कैसे आप ऑक्टाहेड्रल के बारे में जानेंगे। तो चूंकि थोड़ी सी मैं आपको देख लूं क्या वीडियो अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं, 1 मिनट। चलिए ठीक है, चलिए तो जैसे आप जानते हैं कि जो CFT है वो आपको क्या बताती है, केवल डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात करती है, ठीक है। तो हम पहले डी ऑर्बिटल जान लें होते कितने प्रकार के। तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, है ना। तो आप इनको बना लीजिए और इनकी आकृति देख लीजिए। आप देखिए कैसे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यहाँ पर देखिए कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार की, इनको देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से 5 प्रकार के जो डी ऑर्बिटल हैं आपके, ये 1, यहाँ आपका हो गया 1, यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ हो गया आपका 4, और यहाँ हो गया आपका 5। ये आपका क्या है, डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल देखिए 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब ये तो आपको जानना चाहिए। पहला क्या है आपका DXY, दूसरा क्या है DYZ, तीसरा क्या है DZX, चौथा क्या है DX² माइनस y², और पांचवा क्या है DZ²। ये 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है जरा इनको भी देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगा। अगर ये स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल नहीं कर पाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो सभी हम यहाँ पर बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष। देखते हैं अभी बनाते हैं, सब अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। और यहां से एक और बना लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं।
सब बनाते हैं पर। ध्यान से देखिए, धैर्य धारण करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपके चूंकि डी जो ऑर्बिटल की आकृति होती है, आपको पता है ना, पता तो होना चाहिए आपको कि डी ऑर्बिटल की आकृति कैसे होती है। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए हल्का से बता दूं, जो एस ऑर्बिटल होता है उसका गोलाकार होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबलाकार होता है, और जो डी ऑर्बिटल होता है वो द्विडंबलाकार, ये चीज होता है। यही तो बताया गया, तो हम इसी को यहाँ बनाने जाएंगे। तो देखिए, जब ये जो लोब है या आपके ये लोब है, ये जो चारों यार हम लोब हैं, अगर ये लोब एक्स और वाई अक्ष के मध्य होता है, एक्स और वाई के मध्य होता है, तो अर्थात यहाँ पर ऐसे होता है। अगर इसको हम एक्स अक्ष कर दें और इसको वाई अक्ष कर दें, तो जो इसका लोब है वो इस प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा? ऐसे। अगर ऐसा है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है, अर्थात ये और ये, इसी प्रकार इधर भी। तो देखिए, क्या यहां से अच्छे से दिखाई दे रहा है? मैं चेक कर लूं। यस, दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जो यहाँ पर इसके लोब है, ये लोब जो डी ऑर्बिटल के लोब है, जो बैलून की तरह लोब है, ये एक्स अक्ष पर है। अगर ऐसा केसेस है तो ये ऑर्बिटल क्या कहलाएगा? डी एक्स वाई। क्लियर? अब अगर यहाँ पर ये आपका क्या है? जेड है, ये आपका एक्स अक्ष है, या इसको वाई कर लीजिए, वाई, और इसको कर लीजिए आप जेड। और अगर डी ऑर्बिटल आपकी, अगर इसके जो लोब हैं, इसके जो लोब हैं वो इस प्रकार है, वाई और जेड के बीच है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये, तो इसको हम कहेंगे डी वाई जेड। और यदि यहाँ पर हम x कर लें, यहाँ पर हम क्या कर लें? z कर लें। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये इसके लोग x और z अक्ष के बीच में है, ये, तो ये आपको कहलाएगा डी जेड एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी एक्स। समझ में आया? तो अगर लोग x अक्ष और y अक्ष के बीच है तो ये ऑर्बिटल डी एक्स वाई कहलाएगा। यदि लोग डी ऑर्बिटल के जो लोब हैं y और z के बीच है तो ये ऑर्बिटल जो कहलाएगा डी वाई जेड कहलाएगा। और यदि इसके लोब x अक्ष और z अक्ष के बीच है तो ये क्या कहलाएगा? डी जेड एक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यदि यहाँ x अक्ष है, ये वाला आपका क्या है? x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, और इनके जो लोब है वो x अक्ष पर ही हो और y अक्ष पर हो, अर्थात इस प्रकार हो, ये और ये। अगर x अक्ष पर हो, y अक्ष पर हो, अगर x अक्ष पर हो, y अक्ष पर हो, तो ये जो ऑर्बिटल है आपका, ये कहलाएगा भैया, आपका क्या कहलाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर ये x अक्ष है और ये z अक्ष है, और यहां पर जो इसका लोब है डी ऑर्बिटल के, वो इसी के केवल z अक्ष के ऊपर है, केवल z अक्ष के ऊपर है, और यहां पर आप एक रिंग भी है, तो इस रिंग को और इस आकृति को, डी ऑर्बिटल की इस आकृति को हम कहेंगे डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल यहां से आपके क्लियर हो गए। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल हैं जिनको यहां पर दर्शाया गया है। क्लियर? अब ध्यान रखना कि जो 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये अक्षों के बीच में हैं, जबकि 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो अक्षों पर ही है, जो अक्षों पर ही है। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को नोट करिए, इसको फटाफट इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, जो ये वाले हैं इनको हम कहते हैं, इनको हम, इन दोनों अक्षों को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए भाई, इनको लिख लीजिए यहाँ पर, ईजी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजी सेट। और इनको हम तीनों क्या कहते हैं? इन तीनों को क्या कहते हैं? T2G। क्या कहते हैं? T2G। ठीक है, क्या कहते हैं?
T2G। इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये EG सेट है और ये तीनों जो एक समान दिख रहे हैं T2G है, ठीक है। अब यहाँ से EG और 2TG का मतलब क्या होता है भाई? T2G का मतलब क्या होता है? ट्रिपली डीजेनरेटेड। क्या है? ट्रिपली डीजेनरेटेड। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर T2G का मतलब होता है ट्रिपली, TRIPLY, ट्रिपली। क्या हो गया? ट्रिपली। और यहाँ पर डीजेनरेटेड, डीजेनेरेटेड। और यहाँ से जो EG है इसको हम डबली कह देंगे। क्या कह देंगे? DOUBLY, डबली, डीजेनेरेटेड। ये इसका EG और T2G का फुल फॉर्म। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए भाई तुरंत। मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, इन्हीं पांचों डी ऑर्बिटल में से कुछ डी ऑर्बिटल एक समूह में हो जाते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल अलग समूह हो जाते हैं। तो इन दो समूहों में बंटना ही, डी ऑर्बिटलों का दो समूहों में बंटना ही स्प्लिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? विपाटन कहलाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए, जब मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑक्टाहेड्रल है, ये यहाँ पर आपका ऑक्टाहेड्रल है Ml6। क्या है? ऑक्टाहेड्रल है Ml6। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है आपको पता है कि जो है, यहाँ देखिए, पहले हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ फिगर बनाओ, पहले फटाफट फिगर बनाओ। वन, टू, थ्री, फोर, और एक और बना लो यार। यस, ठीक है। यहां से इसको जोड़ दो। ये अब ये देखिए, यहां पर हम लिख रहे हैं, आप अच्छे समझिएगा। ये DXY है, ये DYZ है, ये DZX है, ये DX² - Y² एंड DZ²। ठीक है। यहां पर देखिए, अभी लेगेंड मेटर के पास नहीं आ रहा, तो यहां पर जो हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स degenerated d orbitals in free state of central metal atom यंग। ठीक है। तो ये पांचों डी ऑर्बिटल अभी फ्री स्टेट में रखे हुए, सेंट्रल मेटल एटम के पांचों आइटम फ्री स्टेट में रखे हुए हैं। अब जैसे ही इससे कोई लिगेंड, मान ली लिगेंड L है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे लिगेंड इसके पास आएगा तो होगा क्या? सभी की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब सभी की ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? देखिए भाई, लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड आकर्षित होकर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस की सवाल है, पॉइंट चार्ज है, इसलिए लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के करीब आएंगे। क्लियर? अब सेंट्रल मेटल एटम के करीब तो आ गए, तो यहां सेंट्रल मेटल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, और ऊर्जा में अगर वृद्धि होगा तो जिन ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर में वृद्धि हो रही, जिन ऊर्जा ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर में वृद्धि हो रही है वो ऊपर चले जाएंगे, और जिन ऑर्बिटलों के ऊर्जा स्तर में वृद्धि कम होती है वो नीचे ही रह जाती है। तो समस्या ये है कि इनमें से कौन से ऑर्बिटलों के, समस्या ये है कि पांचों डी ऑर्बिटल में से किन किन डी ऑर्बिटलों के ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, और कौन कौन ऊपर जाएंगे और कौन कौन जाएगा नीचे। समझ में आया? पहली बात तो जैसे इसके पास आएगा
लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इन सभी की ऊर्जा स्तर बढ़ेगी। ये तो क्लियर है। तो एक बार इसको और बढ़ा दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ करिए, थोड़ा सा तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, सब बढ़ेगा। यहाँ ये हो गया और ये हो गया, पांचों डी ऑर्बिटल को हम ऐसे शो किए दे रहे हैं। क्या वहां तक दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं, उसके बाद बताता हूँ। यस, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। 1 मिनट, चलिए देखते हैं। आइए आइए देखते हैं। तो पहली बात क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि जब लिगेंड आ रहा होता, मतलब नहीं आ रहा होता, अपनी जगह पर फ्री स्टेट में मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट उस समय थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट किए क्योंकि फिगर बहुत बड़ा हो रहा था। इन फ्री स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम M। यहाँ पर हमने मान लिया था कि Ml कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और सेंट्रल मेटल एटम को M से शो कर रहे हैं, लिगेंड को L से शो कर रहा है, जो कि 6 लिगेंड है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख लेंगे डीजेनरेटेड, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन Ml6। ये देखिए, तो पहले तो क्या हुआ, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, पहले तो क्या हुआ, इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी इसको और इधर कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट भाई, ये बार बार मुझको बनाना पड़ता है, इसको थोड़ा सा और, क्योंकि फिगर भी तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर फिगर ही अच्छा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको बनाऊंगा, बस एक बार फिगर कंफर्म, बाकी सब आपकी कोशिश सही। यहां से कर देते हैं, ये हो गया आपके पांचों, हमने यहाँ बना दिया, ये ठीक है। ये डी ऑर्बिटल, ये डी एक्स वाई यहाँ, ये डी वाई जेड यहाँ, ये डी जेड एक्स यहाँ, डी एक्स स्क्वायर यहाँ, और ये आपका डी जेड स्क्वायर। तो शुरू में ऐसे इसको, तो अब सही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो देखिए, मैं ये बता, अब आप समझिए इसको, अब आराम से समझिए। जब सेंट्रल मेटल एटम अपनी जगह पर है और लिगेंड अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं आ रहा है, तो उस समय जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके सभी ऑर्बिटलों की जो एनर्जी है समान है, इसलिए आपस में चुपचाप स्थिर फिक्स बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके पास लिगेंड आए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के पास तो होगा क्या, कुछ ऑर्बिटलों की एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगी, और कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप 2 ग्रुपों में डी ऑर्बिटल बढ़ जाएगा, यानी पांचों में से कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर बढ़ जाने के कारण वो ऊपर चले जाएंगे और कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर कम होने के कारण वो नीचे रह जाते हैं। अब समस्या ये है कि कौन से डी ऑर्बिटल, इन पांचों में से कौन से डी ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे और कौन से डी ऑर्बिटल नीचे आएंगे। तो ऑक्टेहेड्रल केसेस में क्या होता है कि देखिए, अब ये बताओ मुझे, ऑक्टाहेड्रल में जितने भी लिगेंड लगे रहते हैं वो सब 90 डिग्री पर लगे रहते हैं, सब 90 डिग्री पर लगे रहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई आपका मेटल है
तो एक इधर लिगेंड लगा है, 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 एक नीचे की ओर लिगेंड लगा, एक ऊपर की ओर लिगेंड लगा है। यही तो होता है। और यहां पर अगर इनको जोड़ा जाए, इनको अगर हम जोड़ दिया जाए ये, ठीक है, अगर इनको हम जोड़ दें ऐसे ये, ठीक है, तो ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल। क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। तो अब बताओ, यहां पर हर एक एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूं, बहुत ही अच्छा आज हमने इसका आविष्कार किया है। अगर फिगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक, आपके पास एक, आपको मैंने बना दिया है ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल है, देख लीजिए कितना अच्छा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये सारे आपके मैंने बनाए आपको पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 4 लिगेंड, ये 4 लिगेंड 4 कोनों पर हैं और 2 लिगेंड एक इधर एक इधर। ये देखिए चारों लिगेंड, ये बिल्कुल देखिए फटाफट, ये 4 लिगेंड 4 कोनों पर हैं और चारों लिगेंड आपस में 90 डिग्री पर हैं और 2 लिगेंड ऊपर और नीचे हैं। तो ये लिगेंड भी इस लिगेंड के साथ 90 डिग्री, या यह इससे 90 डिग्री, या ये इससे 90 डिग्री, या ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी प्रकार अगर इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, तो यह इसके साथ 90 डिग्री, यह इसके साथ 90 डिग्री, यह इसके साथ 90 डिग्री, यह इसके साथ 90 डिग्री। अगर इनको आप देखते हैं तो ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ, यानी हर एक लिगेंड 90 डिग्री एंगल पर है। सारे लिगेंड 90 डिग्री एंगल पर है, यानी सारे लिगेंड अक्षों पर स्थित हैं। ऑक्टाहेड्रल के केसेस में ध्यान रखिए, ऑक्टाहेड्रल के केसेस में सारे लिगेंड 90 डिग्री पर हैं, सारे, ठीक है। ये सारे लिगेंड कहाँ पर है? 90 डिग्री पर। अच्छे से देख लीजिएगा, इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार और अच्छे से। ये आपका है, ये आपका 4 इस कोने पर 90 डिग्री पर, एक आगे एक पीछे, ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑक्टाहेड्रल में सारे लिगेंड 90 डिग्री पर होते हैं, अर्थात अक्षों पर स्थित होते हैं। कहां पर? अक्षों पर स्थित होते हैं। अब समस्या ये है कि जो अक्षों पर लिगेंड उपस्थित है वो सेंट्रल मेटल के पास आएगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा, ठीक है। तो अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, तो ये आविष्कार आज देख लिया आपने। चलिए, जो लिगेंड, जैसे ही लिगेंड आएगा सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो इलेक्ट्रॉन, यानी जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं उनके और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण उन ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को झेलना पड़ेगा जो ऑर्बिटल अक्षों पर होते हैं। जो ऑर्बिटल अक्षों पर होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण झेलना पड़ेगा। और यदि, और अक्ष पर कौन है भाई? ये अक्ष पर कौन है? ये और ये, यानी dx² माइनस y² एंड dz²। तो इन ऑर्बिटलों के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको ज्यादा झंझट मोल लेना पड़ेगा, ज्यादा खतरा उठाना पड़ेगा, ज्यादा लड़ना पड़ेगा, तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप यह दोनों जो d ऑर्बिटल dx² माइनस y² एंड dz², जो कि अक्षों पर डायरेक्टली जुड़े होते हैं, ये ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे और इनका जो अक्षों के बीच में है इन पर भी प्रतिकर्षण होगा लेकिन कम होगा, इसलिए इन तीनों का जो ऊर्जा स्तर वो नीचे रह जाता है। परिणाम स्वरूप ये दोनों d ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे और ये तीनों d ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और इस प्रकार से 2 ग्रुपों में बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, कैसे? ऐसे यहाँ लिख देते हैं क्या? dx² माइनस y² एंड dz², और यहाँ पर
डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचों डी ऑर्बिटलों में से दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनका ऊर्जा स्तर बढ़ गया, इसलिए ऊपर चले गए। ये जो आपका है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। इस लाइन को कहते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, इस लाइन बेरी सेंटर लाइन से ये दो आपके जो डी ऑर्बिटल हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ईजी, क्या कहते हैं, ईजी सेट। ईजी सेट ऊपर चला गया और जो आपका T2G है, जो T2G सेट है ये नीचे आ गया। और इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है, इनके बीच जो आपका ऊर्जा अंतराल है ये यहां से आता है। और इसको जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि ये हो गया आपका 10 DQ। क्लियर? अब यहां से अब यहां 10 DQ तो लिख दिया है, लेकिन अब चूंकि अगर ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 0 या डेल्टा O। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया पहले, CFSE, क्रिस्टल फील्ड और स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 DQ आता है। अब देखिए जो ऊपर वाले हैं, जो बेरी सेंटर से ऊपर वाले हैं, इसकी एनर्जी होती प्लस 0.6 और यहां पर लिख देंगे डेल्टा O। और इसकी जो होती है -0.4 डेल्टा O। ठीक है, यानी ये नीचे है तो माइनस में हो जाएगा, ये ऊपर है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसी को कभी कभी हम लिख देते हैं, इसको हम कभी कभी लिख देते हैं, क्या है, अगर 6/10 करेंगे तो जो हो जाएगा आपका 6/10, यानी 6/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5 डेल्टा 0। इसको हम लिख सकते हैं माइनस, क्या हो जाएगा, 4/10, यानी 2 दूनी 4, 2/5 ये हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सब कैलकुलेशन वैल्यू है। तो इस प्रकार से जो आपको ऑक्टाहेड्रल के केसेस में है, जो आपके अक्षों पर उपस्थित ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और जो अक्षों के बीच में है वो डी ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं। ये केसेस हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। ये स्प्लिटिंग हो गया ऑक्टाहेड्रल के केसेस में, CFT स्प्लिटिंग दर्शाती है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपका ऑक्टाहेड्रल जो है किस प्रकार स्प्लिटिंग है, CFT ने बता दिया। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए टेट्राहेड्रल के केसेस में, ये हमने यहाँ टेट्राहेड्रल लिख दिया, बाकी सब वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। T2G ट्रिपलेट डीजेनरेटेड, EG डबल जनरेटेड, बाकी सब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब कौन जाएगा, टेट्राहेड्रल के केसेस में बस यहाँ पर डिफरेंस होगा। हमने सब पहले ही बना दिया क्योंकि पहले से बना था, क्योंकि आपको समय बचता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल के केसेस में क्या होता है, जो फिगर होता है टेट्राहेड्रल के केसेस में वो ऐसे होता है। यहाँ पर मानिए कोई आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Ml4, तो यहाँ पर सेंटर में आपका Ml है और एक ऊपर होता है लिगेंड और 3 कुछ इस प्रकार के लिगेंड होते हैं, इस प्रकार के ये। ठीक है, 1 मिनट बस 2-3 मिनट और बस, इसके बाद आपका वीडियो खत्म होता है। यहाँ पर आपका लिगेंड है और यहाँ पर ये लिगेंड, और यहाँ इसके भी जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। 109.5 डिग्री का यहाँ एंगल होता है। अब देखिए, अब ये जितने भी लिगेंड हैं 90 डिग्री पर नहीं होंगे, जितने भी लिगेंड हैं 90 डिग्री पर नहीं होंगे, अर्थात इसकी जो आकृति जरा ऐसे देखिए। हमने फिर एक दूसरा बनाकर दिया है, आपके सामने बिल्कुल बनाकर दे रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप भी सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर ये आपका टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यहाँ एक लिगेंड ऊपर है, 3 लिगेंड ऐसे हैं,
और यहाँ देखिए इसके और इसके बीच 109.5 109.5 कितना है 109.5 इसके बीच 109.5 डिग्री है, इसके बीच 109.5 डिग्री है और इसके बीच 109.5 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये जो अक्ष पर नहीं होती है, ये सारे जो लिगेंड हैं ये अक्ष पर लिगेंड नहीं है, ये अक्ष पर लिगेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्ष तो 90 डिग्री पर होते हैं, चाहे एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे जेड अक्ष हो, ये सब 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल केसेस में सारे लिगेंड अक्षों पर नहीं होते हैं बल्कि अक्षों के बीच में होते हैं। ये सारे लिगेंड अक्षों के बीच में, ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल के केसेस में ये सारे लिगेंड अक्षों के बीच में है। ठीक है, तो अब जब लिगेंड आ रहे हैं इस सेंट्रल मेटल एटम को देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इससे बंध बनाने के लिए, तो क्या होता है, जो अक्षों के बीच में है ऑर्बिटल, यानी जो ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब अक्षों के बीच में होता है उनके इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल शुरू हो जाएगा और बहुत ही भयंकर प्रतिकर्षण होगा। तो ऐसे ऑर्बिटल जो अक्षों के बीच में है उनका ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा और ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा तो वो ऊपर चले जाएंगे और जिनका ऊर्जा स्तर कम है वो नीचे रह जाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि टेट्राहेड्रल के केसेस में क्या होता है कि जो लिगेंड है आपके अक्षों के बीच में, क्योंकि अक्ष 90 डिग्री पर होते हैं और ये 90 डिग्री पर नहीं है, कितने डिग्री पर है, 109.5 डिग्री पर है। तो इसका मतलब ये है कि सारे लिगेंड अक्षों के बीच से आ रहे हैं। तो ऐसे ऑर्बिट जो अक्षों के बीच में, तो कौन कौन है, DXY, DYZ, DZX, ये अक्षों के बीच में है। तो इन पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इन पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा और इन पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा। ठीक है, जब इन ऑर्बिटलों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों के पास आएंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और DXY, YZ और DZX के इलेक्ट्रॉनों के बीच बहुत ज्यादा भयंकर प्रतिकर्षण होगा और बहुत ज्यादा भयंकर प्रतिकर्षण होने के कारण इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप यह तीनों ऊपर चले जाएंगे, बाकी तीनों नीचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ, ये तीनों ऊपर जाएंगे तो यहाँ 3 ऊर्जा स्तर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ही बनाना पड़ेगा। तो 3 कौन कौन से गए भैया, तो 3 ये गए, देखिए कौन कौन से गए, ये गए। पहला क्या है, DXY, दूसरा DYZ, तीसरा DZX और यहाँ पर नीचे कौन आ गए, DX² - Y² एंड DZ²। समझ में आया? ये रहा स्प्लिटिंग CFT के द्वारा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ ऊर्जा अंतर तो वही रहेगा आपका 10DQ और यहाँ डेल्टा T कर देंगे। क्या कर देंगे, T का मतलब टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल, इनके बीच जो ऊर्जा अंतर है वो 10DQ है, लेकिन डेल्टा T का मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर हो जाएगा 0.4, आगे क्या लिख देंगे, चाहे जो लिखो, डेल्टा T और यहाँ पर -0.6 डेल्टा T। बेरी सेंटर के ऊपर इनकी एनर्जी 0.4 डेल्टा T और बेरी सेंटर के नीचे इनकी जो एनर्जी स्तर है वह है -0.6 डेल्टा T। तो ये रहा भैया आपका स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और आज ही सब्सक्राइब कीजिए। इस महीने के अंत होते होते हमारे 400 के ऊपर आप सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये रहा, वीडियो को 1-2 बार जरूर रोक करके देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे अपने आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की कैसी स्प्लिटिंग होती ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये वहाँ ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ये ऊपर थे और ये नीचे थे। इसमें क्या हो गया, ये खुद नीचे चले आए और जो नीचे आए तो ऊपर चले गए, यही चीज है। ठीक है, अब एक इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको बता दूं कि डेल्टा T
इसमें डेल्टा टी और इसमें डेल्टा ओ में संबंध क्या है ना। तो ये आपका 4/9 होता है। यह एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, इनको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, तो आज सभी बच्चों को इतना बहुत कुछ। सभी बच्चों को शुभ रात्रि और सुबह के लिए अभी से मॉर्निंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।